नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST 12 भारतीय कहानी की एक कहानी दूजो कबीर का विश्लेषण और मूल्यांकन जानेंगे। पाठ परिचय। विजय दान देथा राजस्थानी लोक कथाओं का शोध कर आधुनिक संदर्भों में उनकी सृजनात्मक पुनर्रचना राजस्थानी कहानी के साथ हिंदी कहानी के भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनकी कहानियों में मौजूद लोक तत्व से पुनः कहानीपन प्राप्त करने से हिंदी में विभिन्न क्षणजीवी कहानी आंदोलनों के बीच भी उनकी कहानियों ने लोक कथाओं में मौजूद विद्रोह की उपस्थिति बनाए रखी है। उनकी कहानियाँ लोक कथाओं की शैली में लिखी गई है, जिससे उनमें कथानक और शैली को अलगाया नहीं जा सकता है। लोक कथा की शैली में कथा का आरंभ। लोक कथा की शैली में ही दूजो कबीर कहानी का आरंभ हुआ है। मूल रूप से यह शैली हमारे सामने कथा कहने की पारंपरिक दुनिया को खोलती है, जहाँ कथा का दार्शनिक मंतव्य अत्यंत आकर्षक युक्तियों के जरिए पाठक के सामने खुलता जाता है। कहानी के शुरू में ही भारी भारी पोथियों का थोथापन और धर्म के बाह्य आडंबरों के प्रति कथावाचक है हकारत व्यक्त की है। कथावाचक ने धर्म के ब्राह्म्य आडंबरों का विरोध करने के साथ समाज में मौजूद उच्च नीच का भी विरोध किया है। अब उससे अनंत कजियारी रात कहता है और ऊंच नीच के विरोध का ठोस सामाजिक संदर्भ राव रंग का विरोध बताता है। कथावाचक काली रात का वर्णन करने के साथ सूरज उगने पर एक तरह की नई रोशनी की आशा भी करता है। कथावाचक ने समूची प्रकृति को एक ही इकाई के बतौर परिभाषित करते हुए कहा है कि हरियाली के बीच और हवा के झूले पर बसे एक गांव और कथाकार और उसके विंदी से बंसी देवी प्रकृति का ही अंग है। कथा के पात्र। विजयदान देथा सबसे पहले पाठकों को कहानी के मुख्य पात्र कबीर का परिचय देते हैं। इस पात्र में कबीर की ढेर सारी विशेषताएं भी मौजूद है। हालांकि उसका नाम कुछ और था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग व ताने के बहाने कबीर के नाम से ही बुलाते थे। बस्ती के लोग अलाव के चारों ओर बैठकर कबीर के बारे में कहते थे कि किसी औरत की कोख में जन्म न लेकर कुकुर मुत्ते या नाक छतरी की तरह आप ही आप जमीन से उगा होगा। यह कबीर न सिर्फ नाम से कबीर है, बल्कि कबीर की तरह जुलाहे का काम भी करता है। न सिर्फ इतना, बल्कि बातें एकदम उल्टी सिरफिरी व बेहूदी करता था। लेकिन लेखक ने यहाँ उसकी इन विशेषताओं कबीर की बानियों को उलट मानसी कहने का अर्थ समझाना चाहा है। जमाने की रीति के गलत कहने वाला समाज की नज़र में उल्टी बात करने वाला ही समझा जाएगा। कबीर के हाथ में कालीन बुनने का हुनर बसा हुआ था। कबीर की कारीगरी की प्रसिद्धि गांव से बाहर भी दूर दूर तक फैली हुई है। यह कहानीकार कहानी के दो पात्रों, उस रियासत के मालिक अर्थात राजा और उनकी बेटी से पाठकों का परिचय कराता है। राजा और राजकुमार संयोग से कबीर के गांव के ही तालाब किनारे पड़ाव डालते हैं। खबर मिलते ही समूचा गांव राजा और राजकुमार के दर्शन के लिए आ गए। लेखक ने यहाँ भी लोककथा की शैली का प्रयोग किया है। राजकुमार कबीर के बारे में लोगों की बात सुनकर उत्सुकता से कबीर के बारे में पूछताछ करती है। वो पूछती है कि कबीर का गांव यही है क्या? कबीर की
उलट बांसियों में एक एक गहरा अद्वितीय तत्व है। उसे राजा की सत्ता का कोई भय नहीं है, इसलिए वह राजा के आने की खबर पाकर भी नहीं आता। राजकुमारी द्वारा कवि से मिलने का उत्सुकता दिखाने पर राजा का मुसाहिब गांव का ठाकुर, जो कबीर से परेशान था, कवि से बदला लेने के लिए राजा साहब को कबीर के विरुद्ध भड़काता है। यहीं से राजा राजमंद और कबीर की अद्वितीय समझदारी दृष्टि के बीच टकराहट का आभास मिलने लगता है। ठाकुर कहता है कि कबीर तो भगवान की भी नहीं सुनता। कबीर के इस हट से राजकुमार की उत्सुकता और बढ़ गई, लेकिन उसे लगा कि यदि उसके पिता का अहंकार उदित हो गया तो कबीर से मिलने का यह मौका चला जाएगा। कहानी में राजकुमार की चतुराई सर्वत्र दिखाई पड़ती है। लोक कथाओं में हमें ऐसा पात्र मिलते हैं जो बुद्धि चातुर्य से ही चलते हैं। लेखक ने भी इस कहानी में लोक कथा की तर्ज पर राजकुमारी का चरित्र गढ़ा है। चतुर राजकुमारी राजा से अपना काम निकलवाने के लिए कलाकारों से सनकी होने और जानने वाले को उनकी कद्र करने की बात कहती है। बेहद कम पात्रों के जरिए लिखी हुई इस कहानी में मनोभाव के उतार चढ़ाव की महती भूमिका है, इसलिए हमें बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा का चढ़ता हुआ गुस्सा उतर जाता है। इस स्थिति को कहानीकार ने लोक जीवन के अद्भुत निरीक्षण से उत्पन्न एक उत्प्रेक्ष के जरिए दर्ज किया है। वातावरण का निर्माण। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर कवि से मिलने जाने को तैयार हो जाता है। राजा प्रसिद्ध कलाकार को झोपड़ी में देखकर हैरान होता है। कबीर की झोपड़ी एक शिल्पी की समृद्धि का सबूत थी, अर्थात मार्नों से चित्रित अत्यंत साफ सुथरा आंगन। वहाँ बैठकर कवि करघे पर अपना काम कर रहा था। शोर सुनकर गांव मालिक के साथ रेशमी अचकन, सोने का मुकुट, बांकी मूछें, कमर से लटके सोने की म्यान की तलवार वाले एक अजनबी बूढ़े आदमी को देखा। यहाँ लेखक ने इस दोनों दृश्य के बीच का टकराव को कलाकार की उसके घर की सफाई और राजा के बाहरी ऐश्वर्य द्वारा दिखाया है। कहानी में राजा का भौतिक समृद्धि के साथ कोमलता का तत्व जोड़ते हुए कहानीकार बगल में खड़ी उसकी बेटी का वर्णन करते हुए कहता है, मुर्गनयनी की बड़ी बड़ी आंखों से समझदारी की आवाज़ साफ झलक रही थी। विजय दान देता की कहानी में दृश्य निर्माण की क्षमता है, जिस कारण उनकी अनेक कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। राजा की बेटी में मौजूद कोमलता का तत्व है जो कबीर को पिघला देता है और वो झटपट उठ खड़ा होता है। राजकुमारी पहली नज़र में ही कवि पर मुग्ध हो जाती है। इस तांबई रंग, काले भुजंग बाल और काले भुजंग दाढ़ी में भी वो सौंदर्य के दर्शन होते हैं। काले बाल और काली दाढ़ी के विपरीत कवि सफ़ेद अंगरखी और सफ़ेद धोती पहने हुए थे। लेखक द्वारा वर्णित काले और सफ़ेद का यह वैषम्य भी पाठक की आंखों के सामने पात्र की तस्वीर उभारने की क्षमता का प्रमाण है। इसी वेशभूषा में राजकुमारी को इंसान के रूप में पहली बार असली इंसान नजर आया। कहानीकार ने यहाँ राजा की झूठी आन बान और शान के सामने न झुकना ही असली इंसानियत होने का संकेत दिया है, और यह चीज़ राजकुमारी को मोह लेती है। उसे पहली बार कबीर के रूप में अपनी मर्जी से जीने वाला इंसान मिला। कला का स्वभाव। कहानीकार विजयनाथ दत्ता ने राजकुमारी से कबीर की होने वाली बातचीत से कला और सौंदर्य के कुछ संदर्भों को भी समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कलाकार को सामान्य से सामान्य चीज़ों में भी सौंदर्य नज़र आता है। कबीर ने एक कालीन पर लोमड़ी का बिल बना रखा है। राजकुमारी इसका अर्थ समझ नहीं तो वो कबीर से पूछती है। कबीर कहता है कि कुदरत
कि हर वस्तु एक दूसरे से बढ़कर है, ना कोई 19 है और ना कोई 20। विजयदान दत्ता ने यह कला के संबंध में प्लेटो की धारणा की कला ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का अनुकरण है कि लोक व्याख्या सहज रूप में की है। कवि ने कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज़ में खूबसूरती देखता है। राज मद से टकराव। राजकुमार असली इंसान से मिलकर खुश थी, लेकिन राजा अपनी राजसी छवि के अनुरूप कलाकार के सामने सम्मान के लिए मुंह मांगी कीमत पर कबीर की बनाई हुई खरीदने की सोचता है। इधर कबीर अपनी बनाई हुई चीज़ें मुफ्त में देने को तैयार है, लेकिन बेचने के लिए तैयार नहीं है। कवि ने कहानी में यहाँ अपने कथन द्वारा सामुदायिक जीवन में कला की स्थिति को समझाया है। कला मनुष्य की आत्मिक भूख की तुष्टि के लिए थी, किंतु पूंजीवाद ने उसे खरीद बिक्री की चीज़ बना दिया। किंतु कबीर कलाकार होने के नाते कला को खरीद बिक्री की चीज़ नहीं बनाना चाहता है। यहाँ बाजार की मानसिकता को देखा जा सकता है। राजा सोचता है कि शायद कबीर को दाम कम लग रहे हो, लेकिन कबीर सैद्धांतिक तौर पर खरीद बिक्री के खिलाफ है। कबीर के इस हट से राजसत्ता का मद टकराता है और राजा सिपाही की बनाई हुई चीज़ें को नष्ट करने का आदेश देता है। राजा अपने सिपाहियों को कबीर को भी मारने का आदेश देता है, तो राजकुमार विरोध में खड़ी हो जाती है और कहती है, आप तो कला के ऊंचे पारखी है, अच्छी कीमत अदा की। कबीर का हट राजकुमारी को भी अपने पक्ष में कर लेता है। यहाँ लेखक ने लोक समाज लोक मानस में बसी हुई एक आशा की अभिव्यक्ति की है। राजकुमारी ने आपत्ति करने पर राजा उसे नौलखा हार देना चाहते हैं, किंतु कबीर इनकार कर देता है और राजा को बता देता है कि तलवार और सिंहासन के आतंक से मौत नहीं डरती। कबीर की इस सच्चाई पर राजा का अहंकार टूट जाता है। राजा मौत के भय से डर जाता है। अब कबीर के सामने राजा नहीं बल्कि मृत्यु से भयभीत सामान्य संसार था, और इसलिए वह साफ साफ कह सका कि आपकी आंखों पर राजमद का जाला छाया हुआ है। इस खातिर ना तो आप सत्य कर सकते हैं और न दर्शन। राजा अब कवि से यह जानना चाहता था कि क्या मृत्यु उसके राजपाट से भी बड़ी है। कबीर उसे सत्य से अवगत कराता है। राजा इस फकीर से ज्ञान और भौतिक निस्सारता के सामने अपना राजमंद भूलकर जमीन पर आ गया। एक सामान्य कारीगर के आत्मविश्वास और सत्य के सामने राजा भी छोटा पड़ जाता है। कहानी का अंत आते आते कबीर अपने फटे हुए चित्रों की मरम्मत में जुट जाता है। उसे विश्वास था कि उसके पैरों का परस पाने से तो ये चित्रे भी मुंह बोलने लग जाएंगे। राजा अपने खेमे में वापस चला जाता है, लेकिन राजकुमारी के दिल में तो आग लगी हुई थी। उसने चुपचाप खेमे से बाहर जाकर और हथेली पर दीपक लेकर कबीर की सहायता करने लगी। कबीर के पूछने पर उसने कहा, सारी रात आपकी देखा देखी आँखों को पोरों को आंखें बनाने का काम सीखती रही। सुबह होते ही राजा अपनी बेटी को ढूंढते हुए कबीर की झोपड़ी में आता है और कबीर को अपनी पुत्री भेंट के रूप में देने के बाद कहता है। कबीर शादी ब्याह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है और ना ही राज्य का दहेज चाहता है। वह कहता है कि क्या मुझे आप इतना अबूझ समझते हैं कि आपके वमन को मैं प्रसाद की तरह ग्रहण करूँगा। यह सुनते ही राजा क्रोध में कबीर को जान से मारने का आदेश देते हैं, लेकिन फिर अपनी बेटी की पसंद की याद आने पर अपना आदेश वापस ले लिया। कबीर भी राजकुमारी के प्रति एक आकर्षण महसूस कर कहता है कि अगर नर मादा की हैसियत से जहाँ तक एक दूसरे का मन चाहे राजकुमारी मेरा साथ करने को तैयार हो तो मेरी मनाही नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंध का यह नया रूप बंगाल में बाउल लोगों के बीच प्रचलन में है। बाउल लोग विवाह बंधन में नहीं बनते, बरम बाउल स्त्री पुरुष जब तक उनकी आपसी इच्छा हो एक दूसरे के साथ रहते हैं। राजकुमारी कबीर से पूछता है कि उसे अपनी कारीगरी की
धज्जी उड़ाए जाते हुए देखकर गुस्सा नहीं आया तो कबीर कहता है, एक आदमी को क्रोध से कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुदकुशी के समान है। जिस दिन मेरे क्रोध की तुच्छ जन जन के हृदय में खुद बुदाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में ना तो कोई राजा होगा, ना कोई रंक, ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच, ना सांच होगा, ना झूठ, ना पाप होगा, ना पुण्य, ना धर्म होगा, ना धर्म, ना ना कोई मंदिर होगा, ना कोई मस्जिद। उस दिन महजब बचेगा और जाते। अन्य कथाओं में तुलना कर एक सपने के रूप में इस बात को कवि के मुंह से कह लेकिन उसकी लोक कथा के भी तमाम किस्म के आधुनिक संदर्भ, मंतव्य और उद्देश्य ठोस देने का जेनी ने कहानी पर बोझ डाला है और के मिथक की बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या करने के बारे में सोचने लगता है। प्रसाद द्विवेदी ने उपनिषद के साथ की कथा का पल्लवन कर इसी तरह की कथा पर अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास लिखा है। इसमें रेक्यव नामक ऋषि को जनश्रुति नामक राजा अपनी कन्या प्रदान करते हैं। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने उपनिषद अर्थात शास्त्र परंपरा से प्राप्त कहानी रची है और विजयदान देथा ने वैसी ही कहानी लोक परंपरा से प्राप्त की है। यह लोक से शास्त्र और शास्त्र से लोकों में अनेक मिथक कथाओं और धारणाओं की आवाज़ ही का पता चलता है। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास में भी ऋकव्य ऋषि के रूप में हमें एक अबोध शिशुपथ तत्वज्ञानी के सामने राजा का समर्पण दिखाई पड़ता है और इस समर्पण के रूप में राजा अपनी बेटी का हाथ ऋषि के साथ कथा ऋषि और राजा के जीवन मूल्य के टकराव में राजा पर ऋषि की विजय की लोक इच्छा को व्यक्त करती है। हाल ही में उर्दू में प्रकाशित शमसूर हमा फारूक के उपन्यास कई चांद से सरे आसमां में भी ऐसी एक कहानी है। इस उपन्यास में राजस्थान का एक चित्तौर अर्थात चित्रकार एक तस्वीर अपनी कल्पना से बनाता है जो महारावल की पुत्री की तस्वीर जैसी है। महारावल तस्वीर को देखकर चित्रकार का घर और गांव उजाड़ देते हैं। महारावल अपनी पुत्री का गला भी काट देते हैं। शमसूर हमान फारूक ने अपना उपन्यास और विजयदान देथा की कहानी की कथा भूमि राजस्थान है। कहानी में उठाए गए सवाल। दूजो कबीर कहानी समानता पर आधारित एक मानव समाज की कल्पना के साथ स्त्री पुरुष संबंध में भी दोनों बराबरी और आपसी सहमति का मानदंड प्रस्तुत करता है। धर्म के प्रश्न पर इस कहानी के पात्र कबीर की उल्टी बांसी भगवान के सामने मानव की हीन स्थिति को प्रतिष्ठित करती है। कबीर ने जाति धर्म के पाखंड, संसार की क्षणभंगुरता आदि को प्रस्तुत किया है। राजा द्वारा अपनी बेटी को कबीर के लिए प्रस्तुत करने पर उनके स्वर में पुत्री को संपत्ति समझने के दम में नारी की समाज में हीन स्थिति और पितृसत्तात्मक सोच को कहानीकार ने दिखाया है। यहाँ राज्य का दहेज देने की बात द्वारा लेखक ने पूंजीपति समाज की हर चीज़ को धन से तोलने की मानसिकता प्रकट की है। कबीर कहता है कि अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो आप उसे छोड़ते ही क्यों हैं? इससे राजा का अहंकार जाता है। असल में साहित्य इसी तरह के प्रतीकों और संकेतों के जरिए सभ्यता में आई बुनियाद उलट पुलट का प्रतिवाद करते हैं, यानी वे इस बात पर अपना विरोध दर्ज
कराता है कि कोई मनुष्य चाहे वह राजा ही क्यों न हो, अपने आप को मनुष्य से अधिक क्यों समझने लगता है। लेखक ने इससे समाज में मनुष्य के गुण से अधिक संपत्ति और पद को महत्व देने की मानसिकता को उजागर किया है। भारत में भक्ति आंदोलन में कबीर की वाणी में जन विद्रोह की गूंज है। कबीर की संपूर्ण आध्यात्मिकता के भीतर मनुष्य की समानता का संदेश हिंदी साहित्य के विद्वान द्वारा देखने का कारण यह था कि आधुनिक काल से पहले धार्मिक कलेवर में होने वाले इस विद्रोह में ईश्वर के साथ सीधे संबंध बनाने के भक्त के अधिकार का उद्घोष किया गया है। विजय दांतेथा ने भी इस कहानी के नायक का नाम कबीर अनायास नहीं रखा है। मनोभाव का चित्रण। प्रस्तुत कहानी में मनोभाव का तीव्र उतार चढ़ाव थोड़ा अविश्वसनीय होते हुए भी कहानी के लिए निश्चय है औचित्यपूर्ण है। कहानी की शुरुआत में कबीर के गांव में ही अनायास पहुंच जाने पर राजकुमारी ने उछल उत्साह दिखाई पड़ता है। इकलौती बेटी के प्रति पिता के प्यार के नाते राजा की व्यवस्था भी अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ती है। गांव का मुखिया कबीर से चिढ़ा होने के कारण निरंतर कबीर के विरोध राजा को भड़काता रहता है। राजकुमारी ने चतुराई भी हमें कदम कदम पर दिखाई पड़ती है। वह ठाकुर के भड़काने पर चतुराई से राजा के गुस्से को ठंडा कर देती है। परिस्थिति को बिगाड़ता हुआ देखकर तत्काल निर्णय लेना और अपनी प्रति पिता के प्रेम का महत्व समझकर कबीर को बचा लेना राजकुमार की चतुराई का प्रमाण है। राजकुमार की इच्छा और कबीर के हट के बीच में फंसे राजा की बेबसी को भी कहानीकार ने सहजता से प्रस्तुत किया है। कबीर के व्यक्तित्व में एक सच्चे कलाकार के स्वाभिमान की झलक मिलती है। वह मुक्त विचारों का कलाकार होने के साथ मनुष्य को मनुष्य समझने वाला एक विचारक भी है। कहानीकार ने कबीर के इस साहस के सामने राजा को पाठक की नज़र में दयनीय बना दिया है और अतः एक मनुष्य की तरह कबीर से बोलने लगता है। कबीर राजा के आर पार देखते हुए कहता है, अभी आपका मन गंदला नहीं हुआ है, मुझे उसके आर पार दिख रहा है। देखते हैं दूसरे कबीर कहानी की एक बड़ी विशेषता उसकी नाटकीयता है। कम पात्रों की उपस्थिति में भावनाओं के उतार चढ़ाव और संवादों की प्रचुरता से नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया गया है। पूरी कहानी के एक ही स्थल पर घटित होने से इसमें नाटकीय अवंती भी है। संवादों की प्रचुरता, वस्तुओं की कमी, मौजूदगी और लघु समयावधि कहानी को मंचन हेतु आदर्श कहानी बनाते हैं। पात्रों की वेशभूषा आदि का विवरण भी कहानीकार के मन में कहीं न कहीं इसी कहानी की मचियता की आकांक्षा प्रकट करता है। भाषा शैली। कहानी में कथा भूमि राजस्थानी होने के कारण राजस्थानी मुहावरे मूल रूप से आया है। कहानी की भाषा में लोक अभिव्यक्ति के साथ जनभाषा के शब्द भी है। उदाहरण के लिए तेरा यह सांच हुकूमत के दबदबे से भी बड़ा है। ये सांच मध्यकालीन लोक भाषा से आया है। हुकूमत उर्दू भाषा से और दबदबा ठेठ देहाती मुहावरा है। यह कहानी राजा के माध्यम से राजसत्ता और कबीर के माध्यम से सामान्य मनुष्य के मूल्य की टकराहट को दिखाती है। राजा और राजकुमारी की बातचीत द्वारा मनोभावों के उत्कट घात प्रतिघात को भी लेखक ने प्रयोग किया है। तो इस तरह से दूजो कबीर यहाँ पर समाप्त होता है और आप इसे बार बार सुनिए कहानी को। इसमें इतनी कुछ खास चीज़ें नहीं। दूजो कबीर एक व्यक्ति का नाम है जो एक कलाकार है, जो कला से सुंदर सुंदर चीज़ों पर अपनी कला प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो राजा है, राजा उसकी बेटी के कहने पर उसे मिलने आते हैं और एक गांव का एक जो मुखिया उस पर वो गुस्सा करता रहता है। तो बस यह एक मिला जुला कहानी है। तो आप इसे बार बार सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।